साथियों, आज राज्य स्तर का एक कार्यक्रम हो रहा है और ये कार्यक्रम एजुकेशन को लेकर, रिजर्वेशन को लेकर, पेंशन को लेकर खास तौर पर ये कार्यक्रम हो रहा है। महाराष्ट्र में स्कूल को बचाने के लिए, एजुकेशन को बचाने के लिए, टीचर्स लोगों को बचाने के लिए, आरक्षण को बचाने के लिए खास तौर पर ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। साथियों, ये कार्यक्रम क्यों रखा गया है, मैं ऐसा मानता हूँ, आज़ाद भारत में 26 जनवरी 1950 को और 26 जनवरी 1950 के पहले इस देश में एजुकेशन को सभी लोगों के लिए, यानी एजुकेशन सार्वत्रिक होना चाहिए, सभी लोगों के लिए खुला होना चाहिए, सभी लोगों के लिए ओपन होना चाहिए। यह काम 26 जनवरी 1950 के पहले नहीं होता था। इस बात को इस देश में मान्यता नहीं थी, मगर 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ तो संविधान लागू होने के बाद एजुकेशन सभी लोगों के लिए ओपन कर दिया गया, सभी लोगों के लिए खुला कर दिया गया। जो एजुकेशन सब लोगों के लिए खुला कर दिया गया था, ओपन कर दिया गया था, और जिस संविधान ने एजुकेशन को फंडामेंटल राइट स्वीकार किया था, एक बहुत बड़ा बदलाव प्राइवेटाइजेशन के बाद में आया है। वो क्या आया है? प्राइवेटाइजेशन के बाद हायर एजुकेशन, जो उच्च शिक्षा है, उस उच्च शिक्षा को, हायर एजुकेशन को फंडामेंटल राइट होने के बावजूद भी उसका प्राइवेटाइजेशन किया गया, यानी उसको फ्री एजुकेशन से मुक्त कर दिया गया। यानी अब हायर एजुकेशन सभी लोगों को फ्री में नहीं मिलेगा। मैं ये बात खास तौर पर आप लोगों को बताना चाहता हूं कि 26 जनवरी 1950 को जो संविधान लागू हुआ, उस संविधान ने एजुकेशन को मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट घोषित किया। अगर एजुकेशन को फंडामेंटल राइट घोषित किया गया है तो फंडामेंटल राइट का मतलब यह होता है कि उसकी पूर्ति करने की जिम्मेदारी सरकार की है। उसकी पूर्ति करने की जिम्मेदारी सरकार की है। फंडामेंटल राइट पूरा करने की जिम्मेदारी सरकार की है। जैसे कोई भी आदमी आजाद भारत में भूखा नहीं रहना चाहिए, ऐसा सरकार कहती है, और उसको टीवी में प्रचार करती है। भाजपा के लोग, आरएसएस के लोग प्रचार करते हैं कि उनको 5 किलो अनाज जो है फ्री दिया जा रहा है। अब ये 5 किलो अनाज महीने में, 1 हफ्ते में समाप्त हो जाता है। तो 1 हफ्ते में लोगों को खाने की व्यवस्था सरकार ने कर दी, 3 हफ्ते का क्या? इसके बारे में सरकार किसी प्रकार की कोई बात करती नहीं है। उसी तरह से मैं ऐसा मानता हूं, अगर मनुष्य को एजुकेशन से मुक्त कर दिया जाए, यानी उनको एजुकेशन ना दिया जाए, क्या जानवर
महाराष्ट्र में या देश में स्कूल में जाते हैं? नहीं जाते हैं। अगर मान लो जानवरों की तरह इंसानों को कंपलसरी एजुकेशन नहीं किया जाता है या सरकार वो जिम्मेदारी निभाने का काम नहीं करती है, फंडामेंटल राइट होने की वजह से ये जिम्मेदारी सरकार की है। अगर सरकार वो जिम्मेदारी निभाने का काम नहीं करती है तो इसका मतलब ये है कि सरकार फंडामेंटल राइट का वायलेशन कर रही है। फंडामेंटल राइट का वायलेशन करने का अधिकार सरकार के पास है? नहीं है। आखिर फंडामेंटल राइट पूरा करने की जिम्मेदारी अगर सरकार नहीं उठाती है फिर सरकार क्या करती है? फिर सरकार करती क्या है? फंडामेंटल राइट को पूरा करने की जिम्मेदारी का निर्वहन सरकार नहीं करती तो फिर सरकार करती क्या है? जब से बीजेपी की सरकार आई है तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, या पहले की भी सरकारें हैं उसके बारे में सोचने की बात है, वो ये कि क्या उद्योगपतियों पर टैक्स लगाया गया प्राइवेटाइजेशन में, या प्राइवेटाइजेशन में उद्योगपतियों को पूरी तरह से टैक्स में फ्री कर दिया? सारे डाटा अवेलेबल हैं। अभी सरकार के द्वारा ये बड़े पैमाने पर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, शायद ये इस चुनाव का एजेंडा है कि आप लोग आरएसएस की और भाजपा की सरकार चुनकर दो तो दुनिया में भारत की इकोनॉमी तीसरे नंबर की आ जाएगी। ऐसा प्रोपेगेंडा चल रहा है। शायद आप लोग भी टीवी पर, अखबारों में ये सारी बातें डेली में पढ़ते होंगे, देखते होंगे कि भारत की इकोनॉमी दुनिया में तीसरे नंबर पे आ जाएगी अगर आप 5 साल के लिए मोदी को चुनकर देते हैं। साथियों, तीसरे नंबर की इकोनॉमी आने के लिए 500 लाख करोड़ रुपए का कर्जा लेना होगा। कोई अखबार वाला छपता है? कोई टीवी वाला इस खबर को देता है? कोई टीवी वाला, कोई अखबार वाला ये नहीं बताता है कि मोदी की सरकार जब 2014 में आई तो देश पर 54 लाख करोड़ रुपए का कर्जा था। देश पर 54 लाख रुपए का, 54 लाख करोड़ रुपए का कर्जा था। आप लोग जानते हो अभी कर्जा कितना है? 405 लाख करोड़ का। मोदी के आने के बाद ये जो कर्जा है ये 405 लाख करोड़ का हो गया। 54 लाख करोड़ था। नहीं, तीसरे नंबर की इकोनॉमी लाएंगे। अरे कैसे लाएंगे भाई, कैसे लाएंगे? तो इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट ज्यादा पैसा करना होगा। वो पैसा आएगा कहां से? भारत सरकार के पास इतना इनकम तो है नहीं। तो ये 405 लाख करोड़ रुपए का कर्जा लेकर इकोनॉमी में इन्वेस्ट किया जाएगा। उसके बाद 2030 तक तीसरे नंबर की इकोनॉमी आएगी। पहले नंबर की अमेरिका की, दूसरे नंबर की चाइना की, तीसरे नंबर की भारत की। यानी हम पाकिस्तान को पीछे छोड़ दिया। वो शायद ये कहना चाहते कि हम तो पाकिस्तान को पीछे छोड़ दिया। आरएसएस भाजपा के लोगों को यह कहना चाहिए कि हमने चाइना को पीछे छोड़ दिया। ऐसा कहते ही नहीं कि हमने चाइना को पीछे छोड़ दिया। चाइना को पीछे छोड़ दिया ऐसा कहते ही नहीं है। चाइना को पीछे छोड़ दिया ऐसा कहना चाहिए, ऐसा नहीं कह रहे। क्योंकि चाइना को पीछे छोड़ने की बात ये आरएसएस भाजपा के नियंत्रण की बात नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। मगर जो तीसरे नंबर की इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, मैं बहुत खास बात आपको बता रहा हूं कि तीसरे नंबर की इकोनॉमी के लिए लाने के लिए जो कोशिश हो रही है उसके लिए अभी 405 लाख करोड़ का कर्जा हुआ है और 500 लाख करोड़ का कर्जा होने के बाद तीसरे नंबर की इकोनॉमी आ सकती है। इतना इन्वेस्टमेंट करने के बाद इतना आसान नहीं है। मगर आपको तीसरे नंबर की इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, कैसे करेंगे कोई मीडिया नहीं बता रहा है,
कोई टीवी नहीं बता रहा है कि ये 500 लाख रुपए का कर्जा लेकर इन्वेस्ट करके लाया जा सकता है, यही एकमात्र विकल्प है और कोई विकल्प नहीं है। ये किसी को भी नहीं बताया जा रहा है। ये बताया जाना चाहिए। अगर ये बताया गया होता तो लोगों को मालूम होता कि आरएसएस और भाजपा की जो गवर्नमेंट है उन लोगों ने ये इतना ज्यादा कर्जा करने का काम किया है, ये मालूम होता। ये मालूमात मीडिया वाले, चाहे प्रिंट मीडिया वाले हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले हो, ये बात बताते नहीं है कि इतने बड़े पैमाने पर कर्जा कर दिया गया है। इसलिए साथियों, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये लोग जो इतने बड़े पैमाने पर कर्जा करने का काम कर रहे हैं और तीसरे नंबर की इकोनॉमी लाने की बात कर रहे हैं, ये बात चुनाव जीतने के लिए किया जाने वाला प्रोपेगेंडा है। और ये प्रोपेगेंडा सारे इंडिया गठबंधन के जो लोग हैं वो इकट्ठा आने के बाद कर रहे हैं। ये मालूमात होना आप लोगों को जरूरी है। लगभग सारे मीडिया के लोग क्या कह रहे हैं? तीसरी बार भी बीजेपी आरएसएस की सरकार आने वाली है। तीसरी बार भी बीजेपी और आरएसएस की सरकार आने वाली है। आप लोग ये भी सोचते होंगे, अरे मैं मोदी का नाम क्यों नहीं ले रहा हूं, आरएसएस भाजपा क्यों कह रहा हूं? वो इसलिए कह रहा हूं, मोदी जो है वो नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव है। हमारी कितने बहुजन समाज के लोगों को यह बात समझ में आती है, नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव और रियल रिप्रेजेंटेटिव? मुझे नहीं लगता ये बात हमारे बहुजन समाज के लोगों को समझ में आती है। 1932 में बाबा साहब आम्बेडकर जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए थे तो बाबा साहब आम्बेडकर ने अंग्रेजों को कहा, ये रिकॉर्डेड बातें हैं इसलिए बता रहा हूं आप लोगों को, क्या कहा कि यहां पर जो देश में आंदोलन चल रहा है, ये आंदोलन से अगर मान लो देश आजाद हो गया, अंग्रेज चले गए, जाने चाहिए, तो अंग्रेजों की गुलामी हम लोगों के ऊपर 200 साल से है। और 200 साल के बाद में जब ये गुलामी जिन लोगों के हाथों में सत्ता आएगी और ये जो ट्रांसफर ऑफ पावर होगा, ये ट्रांसफर ऑफ पावर अंग्रेज जाएंगे और ब्राह्मण आएंगे। ये बाबा साहब आम्बेडकर ने पहली बार नहीं कहा, ये पहली बार ज्योतिराव फुले ने कहा। ये रिकॉर्डेड बातें हैं। जब राष्ट्रीय सभा नेशनल कांग्रेस बनाई गई तो उन्होंने ज्योतिराव फुले को निमंत्रण दिया, आ जाओ, ये राष्ट्रीय सभा है। तो ज्योतिराव फुले ने रानडे को चिट्ठी लिखा, रिकॉर्डेड बातें हैं, बोल रहा हूं, चिट्ठी लिखा, ही कसली राष्ट्रीय सभा, ही तर ब्राह्मण महासभा, ऐसा ज्योतिराव फुले ने चिट्ठी लिखा हुआ है, रिकॉर्डेड बातें बोल रहा हूं। ज्योतिराव फुले कितना ज्यादा दूर तक देखते थे। अभी 2024 शुरू हो गया है, आजादी हासिल करने के बाद में 75 साल लगभग पूरे हो गए। पूरे होने के बाद भी और कुछ साल आ गए। इसके बावजूद भी, इतने साल होने के बावजूद भी, 75 साल होने के बावजूद भी हम लोग जो है आज भी 75% से ज्यादा लोग जो है, सरकार कहती है कि आरएसएस भाजपा की लोग प्रचार करते हैं कि हमारी सरकार आने के बाद हमने 25% लोगों को बिलो पॉवर्टी लाइन से ऊपर कर दिया। देखो, बिलो पॉवर्टी लाइन के लिए एक इनकम निर्धारित है, उसके ऊपर 1 रुपया इनकम बढ़ गया कि वो बिलो पॉवर्टी के ऊपर आ जाता, साले 1 रुपये में हो जाता है। कितने लोगों को समझ में आता है? एक बिलो पॉवर्टी लाइन निर्धारित है, उसके ऊपर 1 रुपया इनकम हो गया, अबव हो गया, 1 रुपये में अबव हो जाता है। तो ये जो सारा अर्थशास्त्र है, ये अर्थशास्त्र निश्चित रूप से हमारे लोगों की आर्थिक स्थिति में बहुत बड़ा बदलाव करने का काम नहीं कर रहे हैं। आज देश में आप सुनकर हैरान हो जाओगे, आप लोग सुनकर हैरान हो जाओगे
42 से लेकर 44 लाख करोड़ रुपए का साल भर का बजट है। एक साल का बजट भारत सरकार का। राज्य सरकारों का बजट मैं उसमें नोट नहीं कर रहा हूं। राज्य सरकारों का बजट अलग है, महानगर पालिका का बजट अलग है, जिला पंचायत का बजट अलग है, तालुका पंचायत का बजट अलग है, ग्राम पंचायत का बजट अलग है। अकेले भारत सरकार का बजट जो है 42 लाख से 44 लाख करोड़ रुपया एक साल का है। पैसे की कमी नहीं है। पैसे की कमी, जो लोग ऐसा कहते हैं कि पैसे की कमी है, कहां पर भी है? इतने लाख करोड़ रुपए का साल भर का बजट है। इसलिए बिलो पॉवर्टी लाइन में भी 75 साल आजादी को होने के बाद भी अभी भी लोग बिलो पॉवर्टी लाइन में, अभी भी लोग 75 साल में। जो लोग ऐसा कहते थे कि अंग्रेजों की वजह से, अरे अभी तो 75 साल से तुम हो, अभी तो तुम ये नहीं कह सकते कि अंग्रेजों की वजह से ऐसा हुआ। अरे 75 साल होने के बाद भी अंग्रेजों का ही नाम बता रहे। अभी भी कुछ लोग, वही लोग बताते नहीं अभी भी। कैसे? हमने पूछा कैसे? नहीं, उन्होंने बहुत बिगाड़ के रखा हुआ ना, उसको सुधार करने के लिए हमको बहुत समय लग रहा है। प्रोग्रेस तो उसके बाद में होगा, विकास तो उसके बाद में होगा, पहले वो जो बिगाड़ा हुआ है उसको हमको सुधार करना होगा। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ये जो कुछ हो रहा है ये बात सही नहीं है, इसलिए इसमें बदलाव करने की जरूरत है, इसमें परिवर्तन करने की जरूरत है। तो इसमें परिवर्तन कैसे होगा? तो हम लोगों ने परिवर्तन करने के लिए प्लान बनाया है। वो बात मैं आप लोगों को सार्वजनिक रूप से बताता हूं। आपको जो करना है कि आपको देश में 12 लाख से लेकर 15 लाख बूथ लेवल पर हमारे देश में चुनाव होता है। अभी जो 2024 में लोकसभा का चुनाव होने वाला है, और आप लोगों को लगभग 12 लाख से लेकर 15 लाख बूथ लेवल पर वोट डालने के लिए जाना होगा। तो आप लोगों को बूथ लेवल की कमेटियां बनानी होगी। जो समस्याओं का समाधान आजाद भारत में हो चुका था, एजुकेशन की समस्या का समाधान हो गया क्योंकि उसको फंडामेंटल राइट घोषित कर दिया गया था। एजुकेशन की जो समस्या है उस समस्या का समाधान कर दिया गया था। हमारे लोगों को रिप्रेजेंटेशन का मामला है। कितने लोगों को पता है कि रिजर्वेशन केवल रिजर्वेशन नहीं है, रिजर्वेशन केवल नौकरी नहीं है, रिजर्वेशन रिप्रेजेंटेशन है? कितने लोगों को पता है? कितने SC ST OBC लोगों को पता है, माइनॉरिटी को पता है कि रिजर्वेशन रिजर्वेशन नहीं है, रिजर्वेशन नौकरी नहीं है, रिजर्वेशन शासन प्रशासन में प्रतिनिधित्व है। और प्रतिनिधित्व क्या है? लोकतंत्र है। प्रतिनिधित्व क्या है? मान लो जिस व्यवस्था में प्रतिनिधित्व नहीं है वो डिक्टेटरशिप, जिस व्यवस्था में प्रतिनिधित्व है डेमोक्रेसी। बहुत जो डेमोक्रेसी की बहुत लंबी लंबी डिफिकल्ट व्याख्या लोग करते ना, बहुत सिंपल आप लोगों को, आपको समझ में आने वाली भाषा में बोलता हूं। इसका मतलब है कि रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम ही डेमोक्रेसी है। रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम में रिप्रेजेंटेटिव अगर माइनस कर दो तो डेमोक्रेसी खत्म हो जाती है। मान लो रिप्रेजेंटेशन रख दिया जाए और रिप्रेजेंटेटिव को पार्लियामेंट में बोलने के अधिकार से वंचित कर दिया जाए, तो फिजिकली तो रिप्रेजेंटेटिव दिख रहा है मगर उसको बोलने पर पाबंदी लगा दी जाए तो रिप्रेजेंटेशन खत्म हो जाता है। इस मुद्दे पर गांधी जी का बाबा साहब आम्बेडकर का झगड़ा हुआ। बाबा साहब आम्बेडकर ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में यह मुद्दा उठाया कि अगर आप ट्रांसफर करते हो, ट्रांसफर ऑफ पावर करते हो, तो ट्रांसफर ऑफ पावर में हमें हिस्सेदारी चाहिए, रिप्रेजेंटेशन चाहिए। 17 अगस्त 1932 को रिप्रेजेंटेशन का अधिकार बहाल कर दिया गया और 17 अगस्त 1932 को जब रिप्रेजेंटेशन का अधिकार शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोगों को बहाल कर दिया गया, उसके विरोध में गांधी जी ने आमरण अनशन कर दिया। आमरण अनशन के बाद में जो रिप्रेजेंटेशन SC ST को बहाल कर दिया गया था वो पुनः पैक्ट से खत्म कर दिया गया और
जॉइंट इलेक्टेड लाया गया। जॉइंट इलेक्टेड की वजह से हमारा जो आदमी, हमारे लिए लड़ने वाला प्रतिनिधि जो पार्लियामेंट में होना चाहिए था, वो नॉमिनेटेड हो गया। तो उस समय नॉमिनेटेड शब्द आया था गांधी जी को। और बाबा साहब अंबेडकर की जो लड़ाई है वो क्या लड़ाई थी? बाबा साहब की खेती थी, गांधी जी भी की खेती थी। आणि मराठीत जर बोलायचं झालं तर बाबासाहेबाची शेती आणि गांधीजींची शेती धुरेला धुरा लागला होता, असं काय होतं का? है? आणि मग गांधीजीच्या शेतीमधून ढोरं डंगर बाबासाहेबाच्या शेतीत जात होती आणि बाबासाहेबाची ढोरे डंगर गांधीजीच्या शेतात जात होती आणि त्यामुळे गांधीजीचं आणि बाबासाहेबाचं दररोज भांडण होत होतं। असं काही भांडण होतं का? ऐसा कुछ भी नहीं था। तो लड़ाई क्या थी? आजाद भारत में हमारे लोगों को रियल रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, ये बात थी। इसलिए ए सेपरेट इलेक्टेड आया था, उसे खत्म कर दिया गया। फिर उसके बाद में रिजर्वेशन का मामला आया। रिजर्वेशन का मामला आया तो रिजर्वेशन जो है ये प्रशासन में रिप्रेजेंटेशन का मामला था और सेपरेट इलेक्टेड पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन का मामला था। इससे जानते हो क्या हुआ कि रिप्रेजेंटेशन का अधिकार एससी एसटी को खत्म होने की वजह से कुत्ते बिल्लियों की गिनती होती है मगर ओबीसी की गिनती नहीं होती। गांधी जी के आमरण अनशन की वजह से सेपरेट इलेक्टेड खत्म हो गया। इसकी वजह से ओबीसी की गिनती नहीं होती है, कुत्ते बिल्ली की गिनती होती है। मगर जब गांधी जी ने उपवास किया था तो ओबीसी ने गांधी जी का साथ दिया। अगर इतिहास का विश्लेषण किया जाए तो ओबीसी ने इतना बड़ा ढूंढा तो खुद ही अपने पैर पर मार दिया। ये अभी तक भी नहीं समझ में आता है। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोगों को रियल रिप्रेजेंटेशन का अधिकार होता तो पार्लियामेंट में ओबीसी के मुद्दे के लिए शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोग भी लड़ाई लड़ते और उनको भी अधिकार मिलता। मैं जो आप लोगों को समझाना चाह रहा हूं वो मौलिक बात क्या है? रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम ही डेमोक्रेसी है। रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम को पूरी तरह से कमजोर कर दिया गया। इस वजह से हमारी सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक, शैक्षिक समस्याएं जिसका समाधान हो चुका था, वो जिनकी समस्याओं का समाधान हो गया था, आजाद भारत में वो समस्याएं नए रूप में सामने आ रही है। अरे जिस समस्याओं का समाधान हो गया था, जिस शिक्षा की समस्या का समाधान हो गया था, आरक्षण की समस्या का समाधान हो गया था, पेंशन की समस्याओं का समाधान हो गया था, कैसे आ गया नया? कैसे आ गया? फिर वही समस्या सामने आ गई। कैसे आ गया? कभी सोचा हमारे लोगों ने कैसे आ गया ये? अरे तो समाधान हो गया था, फिर कैसे हो गया? ये नए सिरे से ये समस्याएं, वही समस्याएं फिर कैसे सामने आ गई? हमारे लोग सोचते नहीं है। उसका मूल कारण है ईवीएम। आपके पास वोट का अधिकार है। वोट का अधिकार, हमारे लोग बोलते रहते संविधान बचाना जरूरी है, संविधान बचाना जरूरी है, संविधान बचाना जरूरी है, संविधान खतरे में। अरे वोट खतरे में है, वोट नहीं बचा पा रहे हो, संविधान बचाने की डींगे हाँकते रहते हो। वोट बचाओ ना पहले। वोट बचाओगे, अगर आपने वोट को बचा लिया तो संविधान बदलने वालों को बदल सकते हो। नहीं समझ में आता इतना सिंपल बात? अगर आपने वोट को बचा लिया तो संविधान बदलने वालों को बदल सकते हो। अगर आपने संविधान को बदलने वालों को बदल दिया तो आप संविधान को सिक्योर कर सकते हो। संविधान बचाने की बातें कर, पहले वोट को बचाओ भाई। और वोट ईवीएम की वजह से खतरे में आ गया। ईवीएम से वोटों की चोरी की जाती है। ये ईवीएम क्या है? टेक्नोलॉजी है। चांद के ऊपर यान भेज दिया और बॉम्बे में इसरो में बैठे इंजीनियर क्या बोलते हैं, अरे नहीं वो यान जो है ना चांद के ऊपर, उसमें थोड़ा खराबी आ गई है तो बॉम्बे में बैठे बैठे हम दुरुस्त करते। अरे चांद पर यान है और बॉम्बे में बैठे बैठे दुरुस्त कर रहे हैं। बॉम्बे में बैठे बैठे अगर दुरुस्त कर रहे हो, ईवीएम मशीन के 200 मीटर पर तो रहते हो, चांद पर साले गड़बड़ कर सकते हैं टेक्नोलॉजी में। ये तो 200, 300, 400 मीटर पर ही हो, ज्यादा दूर भी नहीं हो, बहुत ज्यादा 1 किलोमीटर हो, तो आपको बहुत आसानी से ईवीएम में गड़बड़ी कर सकते हो। टेक्नोलॉजी में मान लो सेट कर दो, आपको सिंपल लॉजिक बताता, सेट कर दो 50% मोदी को,
50% सबको। जो भेदभाव का आरोप लगाएगा, बोलेगा अरे 50% आप लोगों को है भाई, हमको तो केवल 50% है। आंकड़े देखो, आपको चुनाव आयोग के आंकड़े बता रहा हूं, आंकड़े देखो। 50 का आंकड़ा मोदी के नाम पर जमा है। अरे आप समझ नहीं रहे हो, मोदी के नाम पर 50 का आंकड़ा जमा है, और 50 का आंकड़ा सारे लोग, सारे पार्टी के नाम पर जमा है। ये आंकड़े हैं, चुनाव आयोग के साइट पर पड़े हुए हैं। अगर सिंपली ईवीएम में 50 का आंकड़ा मोदी को दे दिया जाए और 50 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए तो इंश्योर किया जा सकता है चुनाव के पहले कि मोदी को कितनी सीटें आएगी, मोदी को कितनी सीटें मिलेगी। मोदी क्या कह रहे हैं? 370 आएंगे। हाँ बराबर है ना, अभी चुनाव बाकी है, मगर मोदी ने कहा 370 सीटें हमारी आएगी। हाँ बराबर है, आएगी। 370 पे सेट कर दिया होगा, बराबर है। इसमें क्या गलत है? मोदी ईमानदारी से कह रहा है, हमको ईमानदारी से स्वीकार करना चाहिए। क्या वो ईवीएम मशीन में सेट कर दिया 370, फिर वो बाद में बोलेगा 370 आने के बाद मैंने तो पहले बोला था। तो कैसे? जनता पर मेरा विश्वास है, ईवीएम पर नहीं बोलेगा। तो ईवीएम में सेट किया जा सकता है, टेक्नोलॉजी है। अरे चांद पर गए हुए यान की टेक्नोलॉजी को सेट किया जा सकता है, तो ईवीएम को क्यों नहीं सेट किया जा सकता है? किया जा सकता है। इसलिए ईवीएम के द्वारा वोटों की चोरी होगी तो वोट का अधिकार बदलने का अधिकार है। वोट का अधिकार जिनके पास है उनके पास लोकतंत्र का अधिकार है। वोट जिनके पास है उनके पास जब तक निर्धारित करने का अधिकार है कि किसकी सरकार आनी चाहिए, किसकी सरकार नहीं आनी चाहिए, यह निर्धारित करने का अधिकार जब तक वोटर के पास है तब तक लोकतंत्र है। और अगर लोगों के वोट के अधिकार को नियंत्रित कर दिया तो प्री डिसाइडेड है किसको कितनी सीटें मिलेगी। ये है, ये चल रहा है। इसलिए ईवीएम को फोड़ना पड़ेगा, ऐसा मैं कहते रहता हूं। हमारे साथी, हमारे नेता हैं, क्या नाम उनका, मानी साहब, बड़े हमारे आदरणीय नेता हैं, ये फोड़ना चाहिए ऐसा मैं कहता हूं। तो उनको मेरी बात समझ में नहीं आई तो मैं थोड़ा आपको भी समझाना चाहता हूं कि ये फोड़ना चाहिए का मतलब क्या है। देखो, फोड़ने के लिए मैंने कहा कि जिस दिन चुनाव है उसके 3 दिन पहले उसको कैसे फोड़ना है बताऊंगा, बोला ना है? कैसे फोड़ना है बताऊंगा। अभी फोड़ना है इतना ही बताया कि फोड़ने के लिए 15 लाख बूथ में कमेटियां बनाओ, 15 लाख बूथ में कमेटियां बनाओ। उसके बाद 2-3 दिन पहले बताऊंगा कैसे फोड़ना है। अब जब 15 लाख बूथ पर कमेटियां बनेगी, चुनाव आयोग को मालूम हो जाएगा तो बैलेट पेपर नहीं आएगा। अरे क्या नहीं, आप लोगों के समझ में आ रहा है? माने साहब को तो आ ही जाएगा, मैं आपको बोल रहा हूं। 15 लाख बूथ पर जब आपका संगठन हो जाएगा तो उनको मालूम हो जाएगा तो फोड़ने वाले। तो अमन मेश्राम है तो पागल आदमी है, उन्होंने सारे पागल लोग तैयार किए हुए हैं। तो माने साहब को लगता है अरे इतने लोगों को जेल में कैसे? अरे 15 लाख लोगों को जेल में थोड़ी लेके जाते हैं। जेल में किसको लेके जाते? जगह है क्या जेल में? है, जरा पूछो, जानकारी करो ना। जेल में जगह नहीं है। और 15 लाख लोगों को जेल में नहीं लेके जाया जाता। 9 अगस्त 1942 को गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट चलाया था ना, याद है ना? क्विट इंडिया मूवमेंट गांधी जी ने चलाया था, चले जाओ, चलाया था ना। उसी तरह से अगर 15 लाख बूथ में 15 लाख कमेटियां बनेगी, या तो ईवीएम मशीन फूट जाएगी, ऐसा चुनाव आयोग को पहले पता चलेगा। जब पहले पता चलेगा तो बदल देगा, बैलेट पेपर कर देगा। कुछ लोगों को यह भी समझ में नहीं आता, बैलेट पेपर के लिए आखिरी कैंडिडेट जब फॉर्म भरता है ना, उसके बाद छपाई होती है। हमारे लोग अधिकारी कर्मचारी है, उन लोगों को ज्यादा मालूम है। मेरे को तो, मैं तो लड़ाई लड़ने वाला आदमी हूं। अरे आखिरी फॉर्म भरने वाला जो आदमी है, वो फॉर्म भरने के बाद बैलेट पेपर छपाई का ऑर्डर होता है। ईवीएम मशीन 6 महीने पहले बनाना पड़ता है।
है, पता है? ईवीएम मशीन को 6 महीने पहले बनाना पड़ता है। बैलेट पेपर में तो आखिरी आदमी जब फॉर्म भरता है उसके बाद छपाई का ऑर्डर होता है, कोई ज्यादा समय नहीं लगता। इसलिए बैलेट पेपर, अरे बहुत समय लगेगा, ये लगेगा, वो लगेगा, विश्राम जी आपने ध्यान नहीं रखा, ये नहीं किया। अरे यही बता रहा हूं, आखिरी फॉर्म भरने के बाद छपाई का ऑर्डर होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है बैलेट पेपर के लिए। मगर अभी आपने चंडीगढ़ में जो गड़बड़ हुआ ना, बीजेपी ने किया, आपने देखा टीवी पर, चंडीगढ़ में बीजेपी के लोगों ने गड़बड़ी करके चुनाव अपना जितवाने की कोशिश किया ना, बैलेट पेपर की वजह से वो चोरी पकड़ी गई और चुनाव आयोग ने रिजल्ट बदल दिया और बीजेपी वालों के विरोध वाला जो पार्टी है उसको वहां का मेयर पद दे दिया। ऐसा हो सकता है, ऐसा हुआ है, तो बैलेट पेपर में गड़बड़ी हो भी सकती है, तो हुई गड़बड़ी को पकड़ा भी जा सकता है। ईवीएम में तो पता ही नहीं चलता, गड़बड़ी हो भी जाती है और पता भी नहीं चलता। पकड़ना मशीन के अंदर है, एविडेंस मशीन के अंदर है, और चुनाव आयोग का हाथ मत लगाओ, ईवीएम को हाथ मत लगाओ और एविडेंस दो, हाथ मत लगाओ। तो ये हमारे लोगों को बहुत सारी बातों की जानकारी नहीं है। तो ये प्लान बनाकर, योजना बनाकर 84 के बाद ईवीएम आई, 20 साल प्रयोग किया भारत में ईवीएम का, उसके बाद मशीन डेवलप किया घोटाला कैसे किया जाए। 20 साल प्रयोग करने के बाद घोटाला करने वाली मशीन डेवलप किया गया है। 0.5%, 1%, 1.5%, 2%, 2.5%, 3% से चुनाव जीता जा सकता है। अरे 0.5% से जीता जा सकता है। अगर आपको 5 वोट ज्यादा निकले तो आप जीत नहीं सकते। 1 वोट आपको ज्यादा निकला, जीत नहीं सकते, कानून के अनुसार तो जीत सकते हैं। तो इतना मैनेजमेंट करना ईवीएम में बहुत आसान है, बैलेट पेपर पर इतना ज्यादा आसान नहीं है। क्यों नहीं है? फिजिकल एविडेंस है, बैलेट पेपर का फिजिकल एविडेंस है। ये बात हम लोगों को समझना होगा और इस बात को समझकर हम लोगों को यह काम करना होगा। उन्होंने ये प्लान बनाकर सोचा कि बैलेट पेपर उनके लिए सुटेबल नहीं है, ईवीएम मशीन उनके लिए सुटेबल है, इसलिए ईवीएम मशीन उन्होंने लाया और प्लान बनाकर 2004-2009 में गड़बड़ी किया। उस गड़बड़ी को सबूत के तौर पर अडवाणी ने पकड़ा, जीवीएल नरसिंह राव ने पकड़ा और प्रोफेसर वो उन्होंने पकड़ा। तो ये सारा पकड़ने के बाद सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट ने 8 अक्टूबर 2013 को जजमेंट दिया। क्या जजमेंट दिया? ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। अरे मैं नहीं कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। बीजेपी वाले क्या प्रोपेगेंडा करते हैं, वो कांग्रेस चुनाव हार गई थी ना, इस वजह से कह रही है। ये हारने वाले लोग हैं, जब ये हार जाते हैं तो ईवीएम को दोष देते हैं। अरे चुनाव आयोग पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने 8 अक्टूबर 2013 को कहा ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। अगर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट सारे देश के अखबारों ने क्यों नहीं छापा? सारे देश के मीडिया ने क्यों नहीं छापा? सारे देश के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने क्यों नहीं छापा? क्यों नहीं दिखाया? इस पर डिस्कस, डिबेट क्यों नहीं करवाया सारे देश भर में? उनको मालूम था कि अगर डिस्कस, डिबेट करते तो सारे देश भर में बवाल हो जाता, और अगर बवाल हो गया तो ईवीएम गायब हो जाता, फिर बैलेट पेपर आ जाता। मीडिया ने खबर ब्लैकआउट कर दिया। ध्यान रखो, मीडिया ने खबर को ब्लैकआउट कर दिया। मीडिया उस कंस्पिरेसी में शामिल है जिसने सुप्रीम कोर्ट के इतने बड़े जजमेंट को खबर तक नहीं बनाया। अरे फ्रंट पेज तो छोड़ो, पिछवाड़े का जो है ना पेपर, जो अखबार का 20वां, 22वां, 24वां पेज होता है ना, लास्ट वाला, पिछवाड़े में भी नहीं छापा। अखबार के पिछवाड़े में भी खबर नहीं छापा, ब्लैकआउट कर दिया। क्यों? कौन है मीडिया मालिक? कौन है मीडिया मालिक? कौन है? पत्रकार कौन है? संपादक कौन है? वही लोग जो ईमानदारी से चुनाव होने के बाद 3.5% लोग चुनाव जीत नहीं सकते, वो लोग हैं। उन्होंने प्लान बनाकर इस खबर को ब्लैकआउट किया, नहीं छपने दिया, आप लोगों तक जानकारी नहीं आने दी। मैंने सारे देश भर में इसको इश्यू बनाया। सारे देश भर में आज, सारे देश भर में आज ईवीएम जो इश्यू बना हुआ है,
ईवीएम इशू बना हुआ है। आज मुझे सोशल मीडिया में कुछ फिल्म के हीरो डायलॉग कर रहे, उसमें भी ईवीएम आ गया। मैंने कहा अरे वहां भी पहुंच गया, चलो अच्छी बात है। तो मैंने हमारे लोगों को कहा वो हीरो को जरा ढूंढो, उसको मैं अवार्ड भी देने का सोचता हूँ कि उसको भी प्रोत्साहन दिया जाए ताकि ज़्यादा लोगों तक बात पहुँच जाए। साथियों, ये बात अभी नेशनल इशू हो गया है। ईवीएम मशीन नेशनल इशू हो गया है। गरीब से गरीब आदमी भी अपने वोटों की चोरी बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। ये नेशनल इशू हो गया। इसलिए एकमात्र अधिकार है आम आदमी के पास, वो है वोट का अधिकार। और इस वोट के अधिकार के आधार पर आम आदमी सरकार बनाता है, सरकार बदलता है। इसलिए जनतंत्र है, इसलिए लोकतंत्र है। ये वोट के अधिकार पर निर्भर करता है। ईवीएम ने उसी वोट के अधिकार को समाप्त कर दिया और इस तरह से पूरा डेमोक्रेटिक सिस्टम ही खतरे में पड़ गया है। इसलिए इसको बदलना होगा। इसलिए कह रहा हूँ ये ईवीएम फोड़ना होगा। और 15 लाख कमेटियां जब बनाओगे तो खबर पहुंचेगी चुनाव आयोग को कि ये तो फोड़ने वाले हैं। तो पहले तो मैं फोड़ूंगा। मैं आप लोगों को बोल रहा हूं, हमारे माने साहब को भी शायद डर लग रहा फोड़ने के लिए, मैं ही पहले फोड़ूंगा। और कैसे फोड़ना है 3 दिन पहले बताऊंगा। 3 दिन के पहले जब 15 लाख बूथ बन जाएंगे, संगठन बन जाएगा, तो चुनाव आयोग बैलेट पेपर घोषित करेगा। चुनाव आयोग बैलेट पेपर पर चुनाव घोषित कर देगा। और जब बैलेट पेपर पर चुनाव घोषित कर देगा तो समस्या का समाधान हो जाएगा। अगर मान लो ईवीएम मशीन को बदलने का काम नहीं किया तो जानते हो क्या होगा? 15 लाख बूथ का संगठन बन गया। अरे कुछ समझ में आ रहा है? सब लोगों के समझ की बात नहीं है भाई, जो मुझे समझ में आता है। 15 लाख बूथ का संगठन बन गया तो फिर तुम ही देश को बदलने लायक हो सकते हो। 15 लाख बूथ का जब संगठन बन जाएगा तो तुम ही देश को बदलने लायक हो सकते हो। 15 लाख बूथ में अगर जन आंदोलन हो गया, कहां भागेंगे ये लोग? कहां भागेंगे? है कोई जगह भागने की? केवल नेपाल की बॉर्डर ओपन है, कोई बॉर्डर ओपन नहीं है। चाइना की बॉर्डर ओपन है? बिल्कुल नहीं। पाकिस्तान की बॉर्डर ओपन है? केवल नेपाल की बॉर्डर है ओपन, बाकी कोई बॉर्डर ओपन नहीं है। नेपाल के लोगों को ही ठीक से खाने को नहीं मिल रहा है, वही भारत में आकर के तमाम रोजगार जो है भारत में ढूंढते रहते हैं, तो वहां क्या है? साथियों, हम लोगों को जो बात मैं आपको समझा रहा हूं, अगर आपने फोड़ने के लिए 15 लाख कमेटियां बनाई तो फोड़े बगैर ही आपका मामला हल होगा। फोड़ने की जरूरत नहीं होगी। अब फोड़ने की जरूरत होगी तो 3 दिन पहले बताऊंगा। जिसको समझ में आता है वो समझने की कोशिश करे, समझ में नहीं आता है तो एक काम करे, अमन मेचराम का मामला है वो देख लेगा यार, हमें क्या मतलब है, वो बताएगा वो करेंगे। इतना करो, सारा काम हमको सोचने की जरूरत नहीं है, होता भी नहीं है सब लोगों को सारी चीजें समझने का। इसलिए साथियों, मैं आप लोगों को जो बात बता रहा हूं, हम लोगों को इस दिशा में आगे बढ़ना होगा। रहा घुमंतु जातियों का, भटके हुए मुक्त जाति के लोगों का, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि उसके लिए भी माने साहब ने कहा, उसका भी हमने संगठन बनाया हुआ है, राष्ट्रीय स्तर का संगठन बनाया हुआ है। उनको लोगों को भी अभी ये संचालन करने वाले हमारे ये थे, भटके हुए मुक्त के थे। तो हमारे पास जो लोग हैं वो सारे देश भर में संगठन बना हुआ है। और 2030 ज़्यादा नहीं है लंबा, यहाँ बैठा हुआ कोई भी आदमी मरने वाला नहीं है। 2030 तक ये जो जिन लोगों ने देश को गुलाम बना के रखा, वो सारी बात को हम लोग बदलने लायक हो जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। इसलिए हम लोगों को बदलने के लिए अपने आप को तैयार करना चाहिए। और इस बात को तैयार करने के लिए हम लोग 15 लाख बूथ लेवल की कमेटियों को बनाने का काम करना चाहिए। अगर ये काम आप करते हो तो हमारी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। या तो ईवीएम मशीन बदलेगा, या तो हमारे संगठन की शक्ति इतनी होगी कि हम लोग संगठन शक्ति के बल पर व्यवस्था को बदलने के लिए कामयाब हो जाएंगे। दाइदर और दोनों स्थिति में हम लोग कामयाब हो जाएंगे, ऐसा मेरा यकीन है, ऐसा मेरा विश्वास है। इस यकीन और विश्वास के साथ आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद।